नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन की कुछ बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के पास एटम बम वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। बोले, अपने ही देश भारत को डराने की कोशिश करती है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया तीखा हमला। बोले, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों का चाहता हूं साथ। जनतंत्र खत्म करना चाहता है तानाशाह। मेरे खून का एक एक कतरा है देश के लिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 1987 जैसी धांधली के लिए किया जा रहा है इक्वान को पुनर्जीवित करने का प्रयास। जम्मू कश्मीर की असली आवाज को दबाने का सरकार पर लगाया आरोप। बोली, पीडीपी के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है जेलों में बंद। शिवसेना उद्धव बालासुर ठाकरे ने जम्मू में शराब विक्रेताओं द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ किया प्रदर्शन। मनीष साहनी ने कहा, अवैध वसूली वालों का लाइसेंस रद्द करे जम्मू कश्मीर प्रशासन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन और आबकारी विभाग पर लगाया मूक दर्शक बनने का आरोप। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। सैम पित्रोदा के विवादित बयान को लेकर हर तरफ आलोचना का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत बन गई है और यह मुसीबत भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान ने बढ़ाई है। मणिशंकर के बयान के बाद पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया और कांग्रेस पर भारत को डराने का काम करने का बड़ा आरोप लगाया। ओडिशा के कंधमाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। पीएम ने कहा कि वे कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। ये पाकिस्तान के एटम बम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वे पाकिस्तान के बम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि इसे कैसे रखा जाए और वे अपना बम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता क्योंकि लोग इसकी क्वालिटी के बारे में भी जानते हैं। ये कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 सालों तक आतंकवाद को भुगता और देश ने कितने ही आतंकी हमलों को झेला है। ये देश भूल नहीं सकता कि आतंकवादियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भी इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई करें, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं। देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान
कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा, सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पत्नी सुनीता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पार्टी कार्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी 17 दिसंबर को 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने नियम बनाया है कि पार्टी के नेता 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए हैं और अब पीएम मोदी रिटायर होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? केजरीवाल ने लोगों से कहा कि उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि वे पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि अमित शाह को वोट देने जा रहे हैं और ऐसे में जब पीएम राजनीति से अलग हो जाएंगे तो मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में 1987 के चुनावी धांधली की तरफ रास्ता साफ करने के लिए इकवान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि पुलवामा जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है और चुनाव अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पीडीपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है।
महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में 1987 की तरह चुनावी धांधली का रास्ता साफ करने के लिए इगवान को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ सिलेक्टिव रवैया अपनाया जा रहा है और सरकार जम्मू कश्मीर की असली आवाज का गला घोटना चाहती है। अनंतनाग जोरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है तो फिर चुनावी ड्रामा किस लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार की प्रत्येक संस्था का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रतिनिधियों की मदद के लिए किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की असली आवाज को दबाना है। जो है उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहां भी आप जानते हैं वहां इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहां जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो इखवान राज यहाँ खत्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है, जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हो या दूसरे लोग हो, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है, और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इत्ला मिलती है वहां भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहां की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबूते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है, और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो है वहां सुरनकोट में बंद किए गए, सब पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहां कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने शराब विक्रेताओं द्वारा अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली के खिलाफ आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और आबकारी विभाग से शिकायत सेल के गठन करने और शराब की बिक्री पर बिल को अनिवार्य करने की मांग की। जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष सानी के नेतृत्व में जम्मू के इंदिरा चौक में एकत्रित हुए शिव सैनिकों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब माफिया अवैध वसूली करने में लगा है और जम्मू कश्मीर प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बना हुआ है। मनीष सानी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन और आबकारी विभाग से शिकायत सेल का गठन करने और शराब की बिक्री पर बिल को अनिवार्य बनाने और अवैध वसूली करने वाले शराब विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की है। सरेआम जो है इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग लगातार जो है वो मूक दर्शक बने हुए हैं। देखिए लगातार दर्जनों शिकायतें हम जो है लगातार इनके पास पहुंच रही हैं। कई लोगों द्वारा इनको शिकायतें दी गई हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जम्मू शहर की बात करें तो लगभग हर शराब की दुकान पर 20 से लेकर 50 रुपए तक जो है MRP से ज़्यादा, अंकित मूल्य से ज़्यादा, निर्धारित मूल्य से ज़्यादा की वसूली की जा रही है। जम्मू के थोड़ा बाहरी इलाकों में चले जाओ तो ये अवैध वसूली और जो है ऊपर चली जाती है, 50 रुपए से 100 रुपए तक चली जाती है। कश्मीर संभाग की बात करें जहां हमारे पर्यटक हैं, आते हैं वहां पर काफ़ी तादाद में, उनको भी जो है जमकर लूटा जा रहा है। वहां तो अंकित मूल्य से दुगने मूल्य पर जो है वो बिक्री की जा रही है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ये अवैध वसूली पर अंकुश लगाया जाए। आज भी हमने विभाग के नाम जो है एक मेमोरेंडम तैयार किया है, जो हम मेमोरेंडम इनको देने जा रहे हैं। इसके अंदर निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द एक ऐसा टोल फ्री नंबर जो है जारी किया जाए लोगों के लिए, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। एक शिकायत सेल का गठन किया जाए और बिलों को जो है हर बिक्री पर बिल को अनिवार्य बनाया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई को अंजाम देकर मिसाल कायम की जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए 1987 के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई धांधली को जिम्मेदार बताया है। भीरवा में एक चुनावी जनसभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 87 के बाद आतंकवाद का दौर शुरू हुआ।
सजाद गनी लोन ने कहा कि इसकी पुष्टि उमर अब्दुल्ला ने भी की है कि प्रदेश में आतंकवाद का दौर 1987 में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने चुनावों में धांधली की थी, जिसके बाद यहां के युवकों ने बंदूक उठाई। सजाद गनी लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसने धांधली की, जिसके विरोध में कश्मीरी युवाओं ने बंदूकें उठाई। बीरवा में आयोजित की गई इस चुनावी जनसभा के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान रजा अंसारी के अलावा नजीर अहमद खान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार सजाद गनी के लोन के समर्थन का ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला को जाके पूछिए कि वाजपेयी की टाइम में फॉरेन मिनिस्टर वो था या मैं था। तो मैं प्रेस से भी बोलता हूँ, जो आप हमें सवाल पूछते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी पूछिए कि फारूक साहब बाहर कैसे हैं, क्या वो कानून की वजह से बाहर है या बीजेपी की वजह से? नेशनल दावा कर रही है। ठीक है, वो देख रहे थे 87 में आई मिलिटेंसी, खुद उमर अब्दुल्ला ने बोला कि भाई मिलिटेंसी 87 में आई, उन्होंने रिगिंग की वजह से बंदूक यहाँ है। ये क्लियर कट बात है, इसमें कोई सबको पता है। ये ऐसी आप बोल रहे हो कि आप प्रूव करो इस वक्त रात है या दिन है तो रात कैसे बोलेंगे? मिलिटेंसी यहाँ लाए गए वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, चोरी की वजह से उन्होंने इतनी गंदी चोरी की कि उस वक्त का नौजवान उठा और बंदूक। नेगेटिव कैंपेन उन्होंने शुरू की, इल्जाम तराशी उन्होंने शुरू की। हम तो चुप करके बैठे थे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं ना चुप करके हमेशा। वो कोई इल्जाम देंगे तो हमें तो जवाब देना है। अब वो बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो झूठ इतने बड़े बोलते हैं कि हमें कैपेसिटी कम पड़ जाती है, क्योंकि एक चीज मानना पड़ेगा, 100 इख्तिलाफ एनसी से, लेकिन झूठ बोलने में उनका कोई ये नंबर 1 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें आशा है कि 4 जून को भारत में बनने वाली सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पाकिस्तान के पास एटम बम वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उमर ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ केवल उनके परमाणु हथियारों के आधार पर बातचीत नहीं करते हैं। हम बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं, भले ही उनकी परमाणु क्षमता कुछ भी रही हो। उमर ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में नई सरकार के सत्ता में आने और भारत में 4 जून को आगामी चुनावों के साथ ये आशा की जाती है कि दोनों देशों के नेता आपसी चिंताओं और मुद्दों को संबोधित करने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देंगे। न्यूक्लियर हथियार है, हमें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके इंडिया ना समझे कि उनके पास भी नहीं है। तो इसके रिएक्ट में जो बीजेपी इस वक्त कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये लोग फिर से उनके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन? मुझे मणिशंकर अय्यर साहब की बातों में जाना नहीं है। हम पड़ोसियों से बात सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देख के नहीं करते हैं ना। हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन उनके साथ हम रिश्ते जो हैं ठीक रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, यहाँ 4 जून नतीजों के बाद किसकी हुकूमत बनेगी सो बनेगी, लेकिन नई हुकूमत होगी। हमारी यही उम्मीद होगी कि ये दोनों मुल्कों के लीडर जो है बातचीत के लिए एक साजगार माहौल बनाएं, यहाँ जो हमारे आपसी मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करेंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित अनियमितताओं से संबंधित ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने अपने जम्मू कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेता ने कहा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दायित्व निभाते हुए अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दी है। आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों से दूर रखने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया है। वो लोग जो लोकतंत्र के प्रहारी हैं, वो चाहते हैं जो लोग कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। जो आखिरी उम्मीद है लोकतंत्र को बचाने की, वो सुप्रीम कोर्ट पे रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की जो आखिरी उम्मीद रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट पे रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व निभाते हुए कल अरविंद केजरीवाल जी को अग्रिम जमानत दी
कि वो ताकि कि देश के अंदर जो जनरल चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने के लिए उनको मौका मिले। जम्मू नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा प्रयास शुरू किया है, जिसमें जम्मू नगर निगम द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने और निःशुल्क जांच के लिए हर शनिवार को स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज भी जम्मू के वार्ड नंबर 27 में जम्मू नगर निगम द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में डॉक्टरों की टीम ने जम्मू नगर निगम के साथ काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की जांच की। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि जब तक सभी सफाई कर्मचारियों की जांच पूरी नहीं होती, तब तक हर शनिवार को ऐसे ही स्वास्थ्य जांच शिविर जारी रहेंगे। 3000 कुछ सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिसमें परमानेंट हैं, कैजुअल हैं और एनजीओ वर्कर्स हैं। तो आज हम हमारा पहला कैंप जो है शनिवार को जो है यहाँ बख्शीनगर वार्ड 27 में हम लगा रहे हैं चर्च में। इसी तरह से हर शनिवार को ये सारे कैंप तब तक चलते रहेंगे जब तक एक एक वर्कर का चेकअप ना हो जाए। मेन मकसद यही होगा कि हमारा कोई वर्कर जो है वो क्रॉनिक डिजीज से सफर तो नहीं कर रहा। जैसे आजकल आपको देखा होगा सभी को, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर भी हो रहा है, तो उसको इनिशियल स्टेज में अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं तो हम उसकी जान भी बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। तो एक काफी जैसे सैनिटरी वर्कर की डिमांड भी थी। तो हमारे जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट का कमिश्नर साहब ने काफी बार मुझे कहा कि डॉक्टर साहब तो बीच बीच में हम काम करते रहते हैं, क्यों ना एक एक वर्कर का जो है वो फॉलो किया जाए। तो उनकी डायरेक्शंस के अंदर जो है ये कैंप जो है लगाया जा रहा है और ये कैंप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट वर्कर का चेकअप ना हो जाए। फिर इनका प्रॉपर एक डाटा बनाया जाएगा और उनको फॉलो किया जाएगा। जो भी पेशेंट जो है वो किसी की बीमारी से निकलेगा उसको पूरा मेडिकल कॉलेज में खड़ा होगा और उसकी पूरी टेस्टिंग होती रहेगी। ये सारा सब कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने वर्कर्स के लिए फ्री रहेगा। इसका कोई टेस्टिंग के लिए कोई पैसा नहीं होगा और किसी इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो फिट रहे और बाकी जो भी एम्प्लॉइज हैं हमारे जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन के, बाद में ये कैंप जो है उनको भी सेंड किया जाएगा ताकि एज अ होल जिला डिपार्टमेंट के लोग हैं जो काम करते हैं तो उनको फिजिकली फिट देखा जाए और मेंटली साउंड देखा जाए। खबर दिन भर के आज के अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।